Hello friends, this is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 24, a book by Dr. Ranjit Singh. सो गाइस जो लोग यूपीटीसीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उन्हें इस सीरीज़ की सभी वीडियोस मिल सके। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज विलियम ब्लैक पोइट्री इज फुल ऑफ डैश क्रिटिसिज्म। ठीक है, विलियम ब्लैक वॉज ए प्री रोमांटिक इंग्लिश पोइट। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1757 से 1828, है ना। ये एक प्री रोमांटिक इंग्लिश पोइट हैं जिनकी पोइट्री भरी हुई है सोशल क्रिटिसिज्म से। सो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये जो पोएम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, यानी हेवन और हेल की शादी, ये पोएम भी विलियम ब्लैक की लिखी हुई है और जिसमें कि उन्होंने अपनी हेल विजिट का डिस्क्रिप्शन दिया है और इसकी सोर्स रही है दंते की डिवाइन कॉमेडिया एंड जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। सो आपका ये आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये इनके पोइटिक कलेक्शन के नाम है विलियम ब्लैक के। ठीक है, तो विलियम ब्लैक ही आपका आंसर हो जाएगा सी, विलियम ब्लैक। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में इनके 19 पोइम्स हैं एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इनकी 26 पोइम्स हैं। तो ये इनके पोइटिक कलेक्शन है, इनके दोनों ये रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द पोएम द लैम्प। द लैम्प पोएम है विलियम ब्लैक की। ठीक है, तो आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द पोएम द टाइगर। टाइगर भी विलियम ब्लैक की पोएम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पोएम थॉमस ग्रे इमेजिन हिज ओन डेथ। यानी कौन सी पोएम में थॉमस ग्रे अपनी खुद की डेथ को इमेजिन करते हैं। सो एन एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में वो अपनी डेथ इमेजिन करते हैं, तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डैश रेफर्स टू वर्ड्स विच साउंड लाइक दैट विच दे डिस्क्राइब। यानी ओनोमेटोपोइया यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा आपको। ओनोमेटोपोइया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो उन वर्ड को रेफर करता है जो साउंड से डिस्क्राइब किए जाते हैं। यानी कि जैसे बीज, तो बीज की जो साउंड होती है हिस, जैसे सरपेंट की जो साउंड होती है, ऐसे वर्डों को ये रेफर करेगा। जैसे हम हिस को देखेंगे तो हम हिस को देखकर ये आइडिया लगा लेंगे कि ये एक मतलब ये किसकी ध्वनि है। तो ओनोमेटोपोइया डिनोट करता है साउंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, न्यूलॉजिज्म रेफर टू न्यू वर्ड्स और वर्ड्स रिसेंटली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर है ना ये हो जाएगा न्यूलॉजिज्म। ये एक ऐसा टर्म है जो रेफर करता है न्यू वर्ड्स को और वर्ड रिसेंटली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, जो नए वर्ड एकदम रिसेंट क्रिएट हुए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डिस्क्राइब्ड, जो पहले कभी डिस्क्राइब न किया गया हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी फिल ब्लैक डैश है, इस बहन ये वर्ड यूज इनकरेक्टली। जब कोई एक वर्ड इनकरेक्टली यूज होता है ऑफन इन प्लेस ऑफ वन दैट साउंड सिमिलर टू द करेक्ट वन, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेलाप्रोप्रिज्म। ये डिनोट करता है रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स को। ठीक है, मेलाप्रोप्रिज्म, तो आपका ए आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, A dash is an overused saying or idea which has lost its original meaning or power। यानी overused saying और idea which एक ऐसा वर्ड, ऐसा टर्म जिसमें ओवर यूज़ किया जाता है किसी बात को, मतलब बार बार बोला जाता है, वही घिसे पिटे विचारों को, घिसी पिटी बातों को बार बार रिपीट किया जाता है। ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्लीसे, यानी घिसा पिटा, है ना। बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन ऑथर, जब कोई ऑथर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस
एक इनडायरेक्ट रेफरेंस देता है टू ए फिगर, प्लेस, इवेंट और आइडिया का, किसी भी फिगर का, प्लेस का, इवेंट का और आइडिया का, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द टेस्ट। जब वो अपना टेस्ट पढ़ा रहा होता है उसमें कोई रेफरेंस देता है, वो इनडायरेक्ट रेफरेंस बाहर से किसी भी प्लेस का, फिगर का या इवेंट का, उसे क्या बोलते हैं, हम उस टर्म को एलूजन बोलते हैं। एलूजन मतलब एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस किसी चीज़ का। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज़ किसके द्वारा किया गया? तो अर्ल ऑफ सरी के द्वारा इंग्लिश में पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अर्ल ऑफ सरी हेनरी हॉवर्ड। इन्होंने 1540 में ये इन्होंने अपना एक जो वर्जिल का जो एपिक था एनीड, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और उसे इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था। तो तब पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज़ इन इंग्लिश ऑफ लिटरेचर में किया गया। सो आपका आंसर ये हो जाएगा हेनरी हॉवर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मार्लोज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड। मार्लो की ब्लैंक वर्स को क्या बोला जाता है? माइटी लाइन। क्योंकि भले ही यूज़ किया था अर्ल ऑफ सरी ने, लेकिन इतना बेहतरीन इन्होंने मार्लो ने इस टर्म को, इस लिटरेरी फॉर्म को इतना फेमस कर दिया कि इसे मार्लो के नाम से जाना जाने लगा। माइटी लाइन, मार्लो की माइटी लाइन इसको बोला जाने लगा, ब्लैंक वर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ब्लैंक वर्स ऑफ ग्रेट पोइट लाइक शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन आर मार्क्ड बाय एंजॉयमेंट और कंटिन्यूशन ऑफ द सेंस ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर। सो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। सो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। अ फ्रेंच वर्ड वर्स लिवरी मीन्स, है ना, ये वर्स लिवरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री वर्स लाइन, है ना, जिसमें कोई रेगुलर नहीं होता, कोई रेगुलर मीटर नहीं होता, कोई रेगुलर फॉर्म, मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना ज़रूरी होता है, ये फ्री होती है। आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, एक वर्ड में, दो वर्ड में, दो सिलेबल में, चाहे आप चार में, किसी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मैकबेथ से कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज सी गोज मेड। ठीक है, सो ब्लड सी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड। जब वो पागल हो जाती है डंकन का मर्डर करने के बाद, तो वो ये बोलती रहती है कि जो ब्लड उसके हाथों पे लगा है उसको साफ नहीं किया जा सकता। तो डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। वॉट आर्मीज जॉइन फोर्सेज अगेंस्ट मैकबेथ। ठीक है, कौन सी दो आर्मीज इकट्ठी होके मैकबेथ के अगेंस्ट हो जाती हैं, है ना? तो द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश। यानी स्कॉटिश तो वो थी, स्कॉट में तो ये मैकबेथ रहता था, तो स्कॉट तो वो था ही। जो मैकडफ है वो जो इंग्लैंड के राजा से भी आर्मी मतलब हेल्प ले लेता है, तो उनकी सेना भी उनके साथ हो जाती है। तो ये दोनों आर्मी स्कॉट की और ब्रिटिश की उसके अगेंस्ट हो जाती है मैकबेथ की। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज इट मीन दैट बर्निंग वुड कम्स टू डंसिनैन। इसका क्या मतलब है कि बर्निंग वुड कम्स टू डंसिनैन, ये बर्निंग जंगल जो है वो चलकर डंसिनैन आ जाएगा, क्या मतलब है इसका? तो ये विचो ने एक मतलब प्रोफेसी की थी, एक भविष्यवाणी की थी कि जब तक तुम नहीं मरोगे, जब तक कि जो वर्निम जंगल है वो चलकर खुद ना आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि द एडवांसिंग आर्मी राइट्स टू डंसिन एंड होल्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम बर्निंग वुड। यानी कि जब आक्रमण होता है मैकबेथ के ऊपर, तो जो आर्मीज थी वो क्या करती, जो बर्निंग वुड जो जंगल थी ना, उनके पत्तों को अपने हाथ में ले लेती है, अपने आप को ढक के चलती है वो आर्मी, जिससे कि मैकबेथ को पता ना लगे कि वो लोग मतलब चढ़ाई कर दी है उन्होंने, अटैक आर्मी ने उस पर, उसकी सेना पर चढ़ाई कर दी है। तो बी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इन वॉट वे इज मैकडफ नॉट ऑफ वुमेन बॉर। ठीक है,
क्या मतलब है इस भविष्यवाणी का कि मैकडफ जो था, मतलब भविष्यवाणी की थी ना विचोने की, तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति मार सकता है जो वुमेन बॉर्न ना हो। तो इसका क्या मतलब है, मैकडफ नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न क्यों नहीं था वो, क्योंकि वो उसका जन्म जो है सिजेरियन सेक्शन से हुआ था। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन। सो आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हु किल्स मैकबेथ एंड पुट्स हिज हेड ऑन स्पाइक, यानी मैकबेथ को किसने मारा और उसका हेड जो था वो काट के उसने भाले पर लगाकर पेश किया मालकॉम को। तो मैकबेथ को मारने वाला था मैकडफ, अकॉर्डिंग टू विच, क्योंकि वो बॉर्न नहीं था, वो वोमेन बॉर्न नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, whose children are professed to one day inherit the throne of Scotland। किसके बच्चों के लिए लेके भविष्यवाणी की गई थी कि उसके बच्चे स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बैंकों के बच्चों के लिए कहा था विचेज ने कि इसके राजा, आपके राजा जो है स्कॉटलैंड पर शासन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ मालकॉम। मालकॉम कौन है? तो जो मालकॉम है वो डंकन का बड़ा बेटा है, जो कि डंकन की डेथ के बाद भाग जाता है। तो आपका सी सही हो जाएगा, डंकन सन हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले, जो कि लास्ट में राजा बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, हु इज़ मैकडफ। मैकडफ कौन है? मैकडफ अ नोबल जनरल फ्रॉम मैकबेथ हैज 3 एशियंस मर्डर द पोर्टर। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। ए नोबल मैन हु लीड्स अ रिवॉल्ट अगेंस्ट मैकबेथ, ये एक नोबल मैन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, who first leads Macbeth's thoughts toward murder as a means to his ambitious ends। So the three witches। ठीक है, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। किस राजा का मैकबेथ मर्डर करता है प्ले की शुरुआत में? सो द डंकन का मर्डर किया था, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, वॉट काइंड ऑफ वॉरियर डज मैकबेथ साउंड लाइक एज डिस्क्राइब्ड बाय द वुंडेड कैप्टन एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। किस प्रकार का वॉरियर रहा है मैकबेथ प्ले के अंदर? ठीक है, तो ऑनरेबल, ब्रेव, लॉयल, यानी बहादुर था, सम्मानीय था और लॉयल था, इस तरीके का था वो। और बाद में क्या हो जाता है, वो बाद में एक मर्डरर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, वॉट टू इम्पल्सेस आर एट वॉर विद ईच अदर विद इन मैकबेथ माइंड। यानी वॉर के समय में मैकबेथ के माइंड में दो चीज़ें चल रही थी, कौन कौन सी? एक तो एम्बिशन एंड ए सेंस ऑफ रॉन्ग, यानी एम्बिशन तो थी ही उसकी, साथ ही उसको इस चीज़ का भी बोध हो गया था कि उसने जो भी किया वो गलत किया है। तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज लेडी मैकबेथ अचीव हर एम्बिशियस प्लान फॉर मैकबेथ। कैसे अचीव करती है वो अपना एम्बिशियस प्लान? थ्रू मैनिपुलेशन, उसको मैनिपुलेट करके, है ना। तो सी ठीक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, व्हाट इज़ द निकनेम फॉर द थ्री विचेस। थ्री विचेस का निकनेम क्या था? दैट इज़ यूज्ड बाय वेरियस करेक्टर्स थ्रू आउट द प्ले। ठीक है, जो वेरियस करेक्टर की तरह यूज़ किया जाए थ्रू आउट प्ले में। तो वियर सिस्टर, तो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। ये जो चुड़ैल थी, इनकी एक्चुअली दाढ़ी थी, तो इनको वियर सिस्टर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, विच क्वालिटी बेस्ट करेक्टराइज द विचेस। कौन सी क्वालिटी विचेस को बेस्ट करेक्टराइज करती है? सो इंस्टिक्टिव इवल, बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट। क्या सजेस्ट करता है प्ले? हैपन व्हेन वन यूज वायलेंस टू अटेन पावर, इट बिगेट्स मोर वायलेंस, है ना। तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, what negative attribute is masculinity accentuated with throughout the play? So negged aggression, सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34,
व्हाट इज ट्रू एंड गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड सपोज टू वैल्यू। ठीक है, गुड किंग कैसा होता है स्कॉटलैंड का? ही शुड बी लॉयल टू स्कॉटलैंड एव ऑल पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, उसको कैसा होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए स्कॉटलैंड के लिए, एव ऑल पर्सनल इंटरेस्ट से बढ़कर होना चाहिए। 5 व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज। जो ज़्यादातर प्रोफेसीज थी, उसकी भविष्यवाणी थी विचेस की, चुड़ैलों की, वो क्या थी? रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड। ऐसी भविष्यवाणी की थी जो कि पूरी हो गई थी। व्हाट डज ब्लड सिम्बलाइज थ्रू आउट द प्ले। ब्लड किसका सिंबल है पूरे प्ले के अंदर? सो गिल्ट का। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मारा था? मैकडफ ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस स्ट्रेच ओवर ए पीरियड ऑफ 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम। सो 12 से 1550। तो आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे, 1200 से लेके 1550 तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, इन 1726 द लॉयर पोइट एंड पैंटोमाइम डिवाइजर लेविस थियोबेल्ट पब्लिश्ड ए स्कैथिंग पैम्फलेट कॉल्ड शेक्सपियर रिस्टोर्ड। ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हु इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। यानी ऑक्सफोर्ड की जो कोटेशन की डिक्शनरी है उसमें सबसे ज़्यादा कोटेड राइटर कौन माना जाता है? सो शेक्सपियर को माना जाता है। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, शेक्सपियर एक्टेड इन बैन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड। यानी कि जो बैन जॉनसन थे उनके प्ले आया एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसमें शेक्सपियर ने रोल प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने सेजनेस इज फॉल में भी किया था रोल प्ले। तो आपका बी वाला यहाँ पर सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, वर repeatedly closed during extended outbreak of the plague for a total over 60 month क्लोजर बिटवीन। सो मई 1603 से फरवरी 1610। सो डी यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, शेक्सपियर वॉज वरीड इन द कैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च हिज डेथ। तो यानी कि 2 days आफ्टर हिज डेथ, अपनी डेथ के 2 दिन बाद उनको बरीड किया गया था। ठीक है, होली ट्रिनिटी चर्च में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द नेम ऑफ द इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट हु पब्लिश द फैमिली ऑफ शेक्सपियर 1807 एंड एक्सपर्गेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर वर्क edited by his sister Henrietta Maria Bordler, intended to be more appropriate for 19th century women and children than the original. So Thomas Bordler हो जाएगा। तो आपका ए सही है आंसर यहाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, The history of Cardiano, often referred to as merely Cardiano, is a lost play attributed to William Shakespeare and John Fletcher. So आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, विच इज शेक्सपियर्स फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज एडोलेंस लव एंड डेथ। सो ये मानी जाती है ट्रेजेडी उनकी रोमियो एंड जूलियट। सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, about which of Shakespeare's play the critic Frank Kermode comments the play offers neither its good character nor its audience and relief from its cruelty। सो किंग लियर के बारे में उन्होंने कहा है, इन्होंने फ्रैंक कर्मडी ने। तो आपका यहाँ डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, हु रोट इन हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बेलाड I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. The emotion is contemplated by a species of reaction. The tranquility gradually disappears and an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind. So the statement by विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने अपने द प्रीफेस में लिखा था
कंटेम्पलेशन का मतलब होता है अवमानना, धारणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, हु स्टेटेड हिज एम इन राइटिंग पोइट्री टू कंसोल द एफ्लिक्टेड, to add sunshine to daylight by making the happy happier, to each the young and gracious of every age to see, to think and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous। तो ये स्टेटमेंट भी विलियम वर्ड्सवर्थ का, डी यहाँ सही हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, who opined that the poet task is to break through this crust of custom, remove this film of familiarity and soften these hardened hearts। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है ये भी। नेक्स्ट देखिए, सारी विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट है। Who has written poetry as I am recommending is as far as possible a selection the language really spoken by man। So the right answer is D, William Wordsworth in preface। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हु राइट्स पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ठीक है, किसने लिखा है ये? पोइट इज ए मैन। पोइट कैसा मैन होता है? स्पीकिंग टू मैन, अ मैन हु हैज़ ए ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड अ मोर comprehensive soul than are supposed to be common among mankind। So the quoted by William Wordsworth in the preface। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, who wrote in preface to lyrical ballad। पोइट्री इज़ द मोस्ट फिलोसफिक ऑफ ऑल राइटिंग्स। ठीक है, पोइट्री क्या है? मोर फिलोसफिक होती है सभी राइटिंग्स में। इट इज़ सो इट्स ऑब्जेक्ट इज ट्रूथ। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रूथ होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअल एंड लोकल बट जनरल एंड ऑपरेटिव, नॉट स्टैंडिंग अपॉन एक्सटर्नल testimony but carried alive into the heart by passion, truth which is own testimony, which give strength and divinity to the tribunal to which it appeal and receive them from the same tribunal। Poetry is the image of man and nature। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई हैं लाइंस। ये जो लाइंस हैं ये सब इनकी मिलती हैं द प्रीफेस में, जो 1800 में आया था। इन्होंने लिरिकल बेलाड में उन्होंने अपना जो प्रीफेस है वो जोड़ा था 1800 में, उसमें इन्होंने ये सब कहा है। सो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट और क्या कहा है उन्होंने, हु रोट इन प्रीफेस टू, देखो प्रीफेस में कहा है तो टू लिरिकल बेलाड, पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट। पोइट्री क्या है? breath and final spirit of all knowledge। It is a impassioned expression which is in the countenance of all science। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपने प्रीफेस में, जो कि आया था इनका 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55, द कोट 3 देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एन इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन इज फाउंड इन। ये बहुत फेमस डेफिनेशन है भाई विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है लैंग्वेज ऑफ प्रोज और जो पोइट्री है उसकी लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो द प्रीफेस टू द लिरिकल बेलाड 1800, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है द प्रीफेस में। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्स एंड क्रेप्ड एज डल फूल सपोज बट म्यूजिकल एज इन अपोलो ल्यूट एंड परपेचुअल फीस्ट ऑफ नेक्टर्ड स्वीट वेयर नो क्रूड सरफिट रेन। तो ये लाइन्स ली गई हैं कॉमर्स से, कॉमर्स बाई जॉन मिल्टन, जो आई थी 1634 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दाउ कांट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माइंड। ये जो लाइन है फेमस, ये ली गई है कॉमर्स से, ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, द लाइन द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ब्यूटी इज नेचर कॉइन मस्ट नॉट बी hoarded but must be current and the good thereof consist in mutual and partakers bliss। ये भी कॉमर्स से ली गई है, आपका है ना बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव वर्च्यू शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच
How to climb higher than the sapphire chime. और इफ वर्च्यू फीवल वर हेवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर, हेवन उसके लिए खुद खड़ा था, कॉमर्स से ली गई हैं लाइन्स भी। देखिए नेक्स्ट लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, विच ऑफ मिल्टन वर्क बिगिंस विद दीज लाइन्स। ये तो बहुत फेमस लाइन है, ठीक है। तो ये मिल्टन के कौन से वर्क से ली गई हैं। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल taste brought death into the world and all our woe, with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat। तो ये फेमस लाइन्स ली गई हैं पैराडाइज लॉस से मिल्टन के। क्वेश्चन नंबर 61, ड्यूरिंग ट्रांजिशनल एज हु इज फेमस फॉर इमोशनल पोइट्री। ठीक है, ट्रांजिशनल एज में इमोशनल पोइट्री के लिए कौन फेमस था। तो जैसे ट्रांजिशनल एज में विलियम ब्लैक सोशल क्रिटिसिज्म से फेमस थे इसके लिए, और ऐसे ही विलियम कूपर अपनी इमोशनल पोइट्री के लिए फेमस थे इस एज में। सो आपका बी आंसर यहाँ ठीक हो जाएगा, विलियम कूपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, हु रोड द पोएम द कैस्टावे। किसने लिखी ये पोएम। सो विलियम कूपर की पोएम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, हु रोड द पोएम ऑन द रिसीप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। ये पोएम भी विलियम कूपर की है, ठीक है। तो आपका ना सी वाला ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, हु इज़ कॉल्ड ए पोइट पेंटर। पोइट पेंटर किसको बोला जाता है। तो विलियम ब्लैक को बोला जाता है पोइट पेंटर। ये एक इंग्लिश पोइट है, साथ ही ये पोइट ये पेंटर भी है इंग्लिश, ठीक है। तो डी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है एनिमल और उनके किड्स का। सो सी स्टॉलियन, सी फॉल हो जाएगा इनका यंग वन। शीप का लैम्ब होता है, स्टॉलियन का फॉल, कॉल्ट एंड फिली, ये तीनों हो जाते हैं। तो आपका जो मिसकरेक्ट है मतलब इनकरेक्ट है वो हेयर है, इसका लैम्ब नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ये जो MCQs हैं ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से हैं, ठीक है। तो इसमें एक करेक्टर है मिस्ट्रेस क्विकली। तो कौन थी मिस्ट्रेस क्विकली। सो द टैवरन होस्टेस, है ना। तो डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, हु आइडेंटिफाइज द डेड किंग एज एन इम्पोस्टर। है ना, कौन आइडेंटिफाई करता है डेड किंग को एज एन इम्पोस्टर। हॉटस्पर। सो ए इज राइट ईयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, वॉट डज हैरी आस्क टू बोरो फ्रॉम फाल्स स्टाफ ड्यूरिंग द बैटल। ठीक है, हैरी क्या उससे बोरो करता है फाल्स स्टाफ से बैटल के दौरान। सो ए सॉर्ड। सो आपका ए सही, बी सही हो जाएगा, तलवार के लिए कहता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, व्हेन द डगलस नॉक्स फाल्स स्टाफ डाउन इन द बैटल व्हाट डज फाल्स स्टाफ डू। ठीक है, डगलस जब उसे नॉक्स करता है, हिलाता है फाल्स स्टाफ को फील्ड में, तो क्या करता है वो। सो वो करता है प्रीटेंड टू बी डैड, वो मरने का ढोंग करता है। वो ऐसे ही बैटल लड़ा था फाल्स स्टाफ। जैसे क्या होता था युद्ध में, जैसे उसे कोई मारने आता था तो उससे पहले ही मतलब गिर जाता था बेहोश होके फील्ड में, कि जैसे लोगों को लगे कि मर चुका है तो कोई उसे छोड़ के फिर चला जाए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए 70, व्हाट इज वॉरचेस्टर पनिशमेंट फॉर इज रोल इन द कॉजिंग द बैटल। सो एग्जीक्यूशन, सी यहाँ पे ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, सेकेंडरी एपिक इज ऑल्सो नोन एज लीजेंडरी एपिक। तो बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, इन दिस टाइप ऑफ ऐसे द एसेइस्ट गिव्स एन एक्सप्लेनेशन एंड पर्सनल ओपिनियंस ऑफ एन आइडिया, theme or issue. The ideas are presented through example, definitions, comparisons and contrast. This type of essay is known as, ऐसे essays को क्या जाना जाता है, expository essay। भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, who among the following has been called by Spencer the well of English undefiled। ठीक है, इन निम्न में से कौन
स्पेंसर के द्वारा द वेल ऑफ इंग्लिश अनडेफिल्ड कहा गया है। सो चौसर को कहा गया है द वेल ऑफ इंग्लिश बाय स्पेंसर। तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स वर टोल्ड बाय। जो फर्स्ट पहली और जो अंतिम कहानी है कैंटरबरी टेल्स में वो किसके द्वारा कही जाती है? तो नाइट एंड द पार्सन। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा देखिए नेक्स्ट 75 का देखिए, यहाँ पर एक कोट है बहुत फेमस, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, है ना। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओकस स्पीच दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज बाय। सो ये स्पीच बोली गई है हेमलेट के द्वारा इन हेमलेट। सो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76। Which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर के कौन सी प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? तो हेमलेट ही था ये। ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। और मैकबेथ को उन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस कहा है मिल्टन को, है ना, इंग्लैंड की। किसने? टेनिसन ने। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। इन इज कंट्रोवर्शियल नोवेल द स्टैनिक वर्सेस सलमान रश्दी अडेप्ट मेजर मोटिव एंड प्लॉट एलिमेंट फ्रॉम सच एज ए फॉल एंड सबसीक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो सबसीक्वेंट है उन्होंने लिया है प्लॉट अपना पैराडाइज लॉस्ट से। बी यहाँ सही हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 79। हु वॉज मेड इंग्लैंड फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट इन 1668? ठीक है, पहला ऑफिशियल पोइट लॉरिएट बना इंग्लैंड का 1668 में, मतलब इंग्लिश के फर्स्ट ऑफिशियल लॉरिएट पोइट बनने वाले थे जॉन ड्राइडन, जो बने थे 1668 में। तो ये यहाँ पर आपका है ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। द टर्म यूज्ड फॉर ए थिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन। ठीक है, ओल्ड एंड ओल्ड फैशन और रेफरिंग टू एन ओल्ड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज और आर्ट, ऐसा ये टर्म बताना है आपको। तो इसको कहते हैं आर्केज्म। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत आते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 81। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो? रूसो से कौन सा पोइट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था? तो वर्ड्सवर्थ थे ये, क्योंकि ये नेचर लवर हैं, और रूसो भी प्रकृति के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। हुम डिड टेनिसन सक्सीड एज ए पोइट लॉरिएट? टेनिसन किसके बाद सक्सीड, है ना, पोइट लॉरिएट बने? तो वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोइट ऑफ लॉरिएट बने इंग्लैंड के। यानी वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी 1850 में, और 1850 में टेनिसन इंग्लैंड के लॉरिएट पोइट बन गए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83। विच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग कंटेन द फॉलोइंग लाइन? है ना, तो ये जो लाइन है बहुत फेमस है, कौन सी पोएम से ली गई है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। आई वॉज एवर ए फाइटर। ठीक है, मैं हमेशा क्या रहा हूँ? एक फाइटर रहा हूँ। टू वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। तो एक फाइट और सबसे बेस्ट एंड लास्ट। सो ये इनकी पोएम है, प्रोस्पाइस से लाइन ली गई है, बहुत प्यारी कोट है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 84। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट रिटन बाय किड्स? इनमें से कौन सी, सारी जो पोएम्स हैं किड्स की लिखी हुई हैं, कौन सी नहीं है किड की? ठीक है, तो ऑटू साइकी किड्स ने लिखी, ऑटू मेलंकनी भी किड्स की है, ऑटम भी किड्स की है, ऑटू ड्यूटी नहीं है किड्स की। तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑटू ड्यूटी है वर्ड्सवर्थ की। देखिए नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू पोएम द लोटस इज एड्रेस टू। ये पोएम है सरोजिनी नायडू की, इसमें एड्रेस किया गया एम के गांधी को। तो ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग, क्वेश्चन नंबर 86। हु एमंग अस द फॉलोइंग रोट इंट्रोडक्शन टू रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि? निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का इंट्रोडक्शन लिखा है? तो W.B. ईट्स ने इनका इंट्रोडक्शन लिखा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिकेंस बायोग्राफी एंड टाइटल द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस? ठीक है, बायोग्राफी लिखने वाले थे इनकी जो चार्ल्स डिकेंस है विक्टोरियन नोवेलिस्ट, इनकी बायोग्राफी लिखी थी जॉन फ्रॉस्टर ने। तो आपका ए सही हो जाएगा, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस, है ना। ये जॉन फ्रॉस्टर इनके बायोग्राफर थे, और ये इनके फ्रेंड भी थे एक्चुअली।
क्वेश्चन नंबर देखिए 88, हु अटर द फॉलोइंग words in As You Like It is not the fashion to see the lady, the epilogue, but it is no more unhandsome than to see the lord, the prologue। तो रोजलिन की लाइन्स हैं ये, उसने कहा है बी हो जाएगा एज यू लाइक इट में। देखिए 89 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, ये जो इनमें से निम्न में से किसका स्टेटमेंट रहा है विद रिगार्ड टू द हैंड करचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डिमोना इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो निम्नलिखित नीचे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इनमें से हैंडकरचीफ को लेकर एक स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट ट्रू पूछा है, तो ओथेलो मदर गिव इट टू ओथेलो, तो ये सही है। ओथेलो की माँ ने इसे ओथेलो को दिया था। ये हैंडकरचीफ के बारे में बात हो रही है, जो जो ओथेलो ट्रेजेडी है बाई विलियम शेक्सपियर, इसमें मेन रोल है इस हैंडकरचीफ का। और जो सही नहीं है वो हमें चुनना है ना, तो देखिए इट वॉज इन्फ्यूज्ड बाय मैजिक बाय सिबिल, तो ये भी सही है। इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाय ओथेलोज फादर, ये आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ओथेलो की माँ को उसकी फादर ने नहीं दिया था, ये एक सिबिल ने दिया था। ठीक है, इट वॉज गिवन टू ओथेलो मदर बाय एन इजिप्शियन। ठीक है, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन। मिल्टन की किस पोएम में हम इन लाइन्स को देखते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो मोस्ट फेमस लाइन है, मोस्ट फेमस है ना, वो लोग भी सच्ची सेवा करते हैं जो केवल और केवल खड़े रहते हैं और भगवान के आदेश का इंतजार करते हैं। सो ऑन इज ब्लाइंडनेस से ये लाइन ली गई है, जो कंपोज की गई थी 1652 में और पब्लिश हुई थी इनके पोएटिक कलेक्शन में 1673 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं 91 टू 95। यहाँ पर आपको सुइटेबल कलेक्टिव नाउन देखनी है इन 10 सेंटेंसेस में। ठीक है, तो एक गैंग ऑफ, अब थीव्स, प्रिजनर्स, कन्विक्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो थीव्स है, प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स यानी कि जो जेल मतलब जेल में रहने वाले, थीव्स चोर, कन्विक्ट अपराधी, इन सब के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग ऑफ, यानी एक गैंग ऑफ थीव्स, एक गैंग ऑफ कन्विक्ट, एक गैंग ऑफ प्रिजनर्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 92, अब जो पिलग्रम होते हैं, वर्शिपर होते हैं, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे नेमिंग वर्ड होते हैं जिसमें कि जो कलेक्शन होता है ना, जो ग्रुप में लोगों के एक ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो जैसे पिलग्रिम्स हैं, पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री, उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। ऐसे ही वर्शिपर हैं जो पूजा करने वाले लोग, उनके ग्रुप को भी, तो दोनों आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 93, रिप्रेजेंटेटिव एंड डेलीगेट्स, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, कांग्रेस। तो हम कैसे बोलेंगे, कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ए कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, तो बोथ यहाँ भी ए एंड बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, डस्ट है, रबिश है, स्टोन है, इनके ढेर को हम क्या बोलेंगे, अभी कलेक्टिव नाउन है, तो ये ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल है। अब एक तो हम गिन नहीं सकते कि एक डस्ट या एक दो, तो इनकी जो मतलब पूरे जो ढेर होता है, पूरा जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, उस ढेर को हम एक ढेर ऐसे बोल देते हैं, ए हीप ऑफ। तो ए हीप ऑफ डस्ट, ए हीप ऑफ रूबीज, ए हीप ऑफ स्टोन्स, ऐसे करके बोलते हैं तो कलेक्टिवली। तो आपका ये ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा, सबके ग्रुप को हम ए हीप ऑफ बोलते हैं। ए फ्लॉक ऑफ, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे सीप है, गीज है, चिकन्स हैं, इनके ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं, है ना। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे भी, ए फ्लॉक ऑफ सीप, ए फ्लॉक ऑफ चिकन्स, ए फ्लॉक ऑफ गीज। क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 टू 100, यहाँ पर आपको देखना है सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच देखना है ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। एक नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को आपको देखना है, इनमें से कौन इनकरेक्ट है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96, ए बेगर मैन, इसका प्लूरल हो जाएगा बेगर मैन।
बिगर वोमेन का बिगर वोमेन, ठीक है। माउस का माइस, टूथ का टीथ। तो यहाँ पे सभी सही है। ये माउस है, इसका ये गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी तो माइस होता है माउस का, लेकिन स्पेलिंग गलत दे रखी है, MICE होता तो आपका ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ सिंगुलर नाइट टेम्पलर का नाइट्स टेम्पलर्स, यानी दोनों में प्लुराइजेशन होगा, है ना, दोनों में एस लगाएंगे। लॉर्ड जस्टिस लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड लेफ्टिनेंट लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स, वुमेन टीचर वुमेन टीचर्स। तो आपका गलत कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। बोनस बोनसेस, बोरियो बोरियक्स, कैक्टस कैक्टी, चेरब चेरब्स एंड चेरिबिम। तो यहाँ पर आपके तीनों सही हैं, एक सिवाय इसके, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, मिस बेस्ड है। 9 एलिप्सिस एलिप्सिस, एम्पोरियम एम्पोरी, ये है ना बिक्री भंडार को कहते हैं, ये गलत है आपका, एम्पोरियम का एम्पोरी नहीं होता। बाकी इसका मतलब होता है हिंदी में बिक्री भंडार। एलिप्सिस है ना, ये सही है। इरिटम, इरिटम का होता है इरिटा प्लूरल। यूफोनियम का इफोनियम्स, ठीक है। इरिटम होती है कोई गलती, जैसे मिसप्रिंट हो जाता है ना बुक के अंदर, उसको इरिटम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100। एक जिम्नासियम जिम्नासियम्स, हाफ हाफ्स, हैंडफुल हैंडफुल्स, हारमोनियम हारमोनियम्स, सभी यहाँ पर सही हैं, एक सिर्फ सिवाय इसके हैंडफुल के। अगर यहाँ पर ना ये डबल एल है, ये डबल एल दे के मिस्टेक कर दी है। बाकी अगर केवल FULS होता तो सही होता, ये हैंडफुल्स होता केवल, ठीक है, सिंगल एल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 101। द चाइल्ड वॉज, है ना, डैश ब्लाइंड, तो बॉर्न ब्लाइंड है ना, वो अंधा पैदा हुआ है, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102। इफ़ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम, अगर वो लिखिएगा तो मैं उसके लिए लिखूँगा, तो ही के साथ राइट्स है ना, एस लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, तो ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एरर पार्ट देखिए। अनिल वॉज ए पेंटर, ए होम वी ऑल थॉट, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 104। व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द बिहेवियर एंड नॉट द पोलाइट कन्वर्सेशन नॉट एरर, तो यहाँ भी आपका जो है ए पार्ट में एरर है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। इफ़ ऑल आर यू क्वेरल एमंग योर सेल्फ, है ना, वी, तो यहाँ पर ये जो पी पार्ट है ना आपका, ये एरर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग, नो एरर। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो पार्ट है ये गलत है, यहाँ पर वर्ब फॉर्म मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए 107। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग, है ना, तो यहाँ पे आपका सी जो पार्ट है ये गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108। चूज द करेक्ट वर्ड एजुकेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 108। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्ट जो स्पेलिंग वर्ड है वो बताना है। KVS PGT में आया हुआ 2013 में, एटिकेट। तो एटिकेट की स्पेलिंग जो सही है ना वो ये होती है एटिकेट, ETIQUETTE, तो ये यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यहाँ भी वही चुनना है। तो आपको मिलीनियर देखनी है, मिलीनियर की स्पेलिंग, तो ये यहाँ पर सही है। पहले मिलियन लिख लो, MILLION मिलियन, फिर लिखो AIRE, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ लो, मिलीनियर AIRE, पहले मिलियन लिख लो फिर AIRE लिख लो, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ट, इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे जो मिस स्पेल्ट है सारे सही है। क्रिएटर, कैरियर, ये वाला भी, सेंटर गलत है ना, CENTRE ऐसे होता तब ये सही होता आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये पैसेज है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, है ना, दैट फॉलो। तो पैसेज तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पर आपके पैसेज के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये GIC में आया हुआ पैसेज है 12 में, और 111, 12, ये 15 तक इसी पैसेज के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन देखिए 116। इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस ओनली हैज़ बीन यूज एज एन एडवर्ब,
तो इनमें से जो ओनली को एज ए एडवर्ब कौन से सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो बी में यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ही वॉज ओनली फुलिश, केवल वो क्या है, फुलिश है। तो फुलिश एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो उसके पहले आया ओनली, तो यहाँ ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नाइदर हैज बीन यूज्ड एज ए प्रोनाउन, नाइदर एज ए प्रोनाउन कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है, सो नाइदर ऑफ अस बिलीव इट, सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, 118, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फास्ट हैज़ बीन यूज्ड एज ए नाउन, फास्ट यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज हुआ है कौन से सेंटेंस में, सो द फास्ट इज ब्रोकन एट सनसेट, तो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एज ए नाउन यूज हुआ है फास्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 119, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नियर हैज़ बीन यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन, तो नियर कौन से सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, तो ये ए वाले में हो गया, माई मदर लव्स टू सिट, ठीक है, नियर द फायर एट नाइट, मेरी माँ को आग के पास बैठना पसंद है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नो हैज़ बीन यूज्ड एज ए नाउन, नो का यूज एज ए नाउन की तरह हुआ है कौन से सेंटेंस में, सो आई विल नॉट टेक ए नो, आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, 121 से 122, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन वर्ड, ठीक है, तो मर्डरिंग ऑफ द फैमिली साइड है ना, मर्डरिंग ऑफ द एन इन्फेंटिसाइड, मर्डरिंग ऑफ ए ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, मर्डरिंग ऑफ हस्बैंड बाई हिज बाई फ्रैट्रिसाइड, ये आपका गलत है, तो मिसमैच्ड आपका डी हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपल जीनोसाइड, ठीक है, साइड का मतलब यहाँ किलिंग होता है, तो जितने भी किलिंग वाले वर्ड होंगे उनमें साइड लगा होगा, ठीक है, तो जैसे किलिंग ऑफ ए रेस तो जीनोसाइड, किलिंग ऑफ वन पेरेंट पेरिसाइड, है ना, किलिंग ऑफ वंस फादर फैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलिसाइड, तो यहाँ पर सारे सही हैं सिवाय इसके, किलिंग ऑफ वंस फादर फैट्रीसाइड नहीं होता, पैट्रीसाइड होता है, ठीक है, अगर ये पैट्रीसाइड होता तो करेक्ट होता, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123 से 125, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करनी है, ठीक है। दी प्रिपरेशन फॉर द मैरिज फॉर 2 मंथ, है ना, प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो शादी की 2 महीने से, तो आपका हो जाएगा दे विल हैव बीन मेकिंग, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो विल हैव बीन हम उसमें यूज़ करते हैं, तो आपका विल हैव बीन ये लास्ट वाला हो जाएगा सही। 124 ये भी परफेक्ट से है, ही डैश हेयर एट 5 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल कम हेयर, वो यहाँ पर कितने बजे आएगा, 5 बजे आएगा, तो ही विल कम हेयर एट 5 o'clock, तो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, दे डैश ऑल देयर मनी बाई देन, ठीक है, दे विल हैव स्पेंट, ये ए आपका सही हो जाएगा, दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाई देन, तब तक वो अपने सारे पैसे खर्च कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस था, इसलिए यहाँ पे हम स्पेंट यूज़ करेंगे। Please like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.